हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं। लास्ट सेशन में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं अपने चैप्टर का। क्या क्या पढ़ा था? अम्ल वही जिन पदार्थों को खा रहे हैं तो उनका स्वाद आपको खट्टा लग रहा है, तो खट्टा स्वाद जो है वो किसके कारण है? किसी न किसी अम्ल के कारण है। जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं वो आपके अम्ल हैं, और जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं वो आपके क्या हैं? अम्ल हैं। सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी स्रोत कहाँ कहाँ आपको अम्ल देखने को मिलते हैं? एप्पल खाते हैं, खाने में स्वाद में थोड़ा खट्टापन है, वो खट्टापन किसी न किसी अम्ल के कारण है। लेमन, नींबू हो गया आपका, ये भी आपका कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसमें भी कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। विनेगर हो गया, इसमें भी आपका एसिड होता है। कर्ड, दही की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपका अम्ल उपस्थित होता है। क्षार, कुछ पदार्थ खाने में अगर कड़वे कसैले ऐसा कुछ लग रहा है तो उनमें क्षार होता है, या आप बोल सकते हैं कि क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले या तीखा उनका स्वाद होता है। ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और नीले लिटमस में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते हैं। वहीं क्षार की अभिक्रिया अगर किसी अम्ल से की जाती है तो वो लवण और जल आपको उत्पाद के रूप में दूध देगा। वहीं पर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे थे, डिटर्जेंट की बात करते हैं आप लोग, साबुन की बात करते हैं, एंटासिड्स की बात करते हैं, प्रति अम्ल, तो ये सारे आपके क्षार के उदाहरण हैं। इंडिकेटर सूची आपका सूचक क्या है? तो जो भी आपको स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, एक विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो आपको बताते हैं कि गिवन आपका जो सोल्यूशन है, जो विलयन आपको दिया गया है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, कैसी उसकी प्रकृति है, ये हमें एक सूचक बताता है। इसके अलावा जो सूचक होते हैं जनरली आपके, वो कलर चेंज करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं, और रंग परिवर्तित करके हमें बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की थी, यानी प्राकृतिक सूचक। इसमें हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था। लिटमस जो कि आपका लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि एल्गा और फंगस जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो तब आपका लाइकन बनता है। मॉव पर्पल इसका नेचुरल कलर होता है। इसके अलावा आपने लास्ट सेशन में मैंने नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि ए बी सी 3 आपको सोल्यूशन दिए गए हैं। 2 कलर के आपको स्ट्रिप्स मिली है लिटमस की, एक रेड है और दूसरी क्या है? ब्लू है। तो सभी सोल्यूशंस में आपने रेड और ब्लू दोनों स्ट्रिप्स डाली हैं, तो आप रंग परिवर्तन किस प्रकार से देख रहे हैं? तो आप एक सोल्यूशन देखते हैं जिसमें लाल और नीले कलर की स्ट्रिप्स में किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं हुआ, यानी दोनों ही स्ट्रिप्स आपकी एज इट इज बाहर निकल गई। तो आपने देखा कि वहां पर पहले आपने डिप किया उसको सोल्यूशन में, जब आपने बाहर निकाला तो कुछ नहीं हुआ था, कोई कलर चेंज नहीं हुआ था, यानी दोनों ही, न लाल ने रंग परिवर्तित किया ना ही नीले ने रंग परिवर्तित किया। तो ये उदासीन विलयन आपका होगा। अगर आप पानी में दोनों लिटमस पेपर को डालते हैं तो आपका पानी उदासीन है चूंकि, तो वो रंग परिवर्तन नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। फिर आपने एक और सोल्यूशन था बी, जिसमें दोनों स्ट्रिप्स डाली, और आप देखते हैं कि लाल वाला जो लिटमस पेपर था वो वैसा ही रहा, लेकिन नीला वाला लिटमस पेपर आपका लाल में बदल गया। जितना पोर्शन आपने डिप किया था उसका, उतना वो नीला रंग जो था वो लाल में परिवर्तित हो गया। तो यानी आपने पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दैट मीन्स कि गिवन बी सॉल्यूशन जो आपका है वो कैसा है? एसिडिक नेचर का है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। ओके, देन सी सोल्यूशन आपके पास था, उसमें भी आपने दोनों स्ट्रिप्स डिप करी, और आप क्या देखते हैं कि रेड वाला जो आपका लिटमस पेपर था, लाल लिटमस पेपर था, उसने क्या किया? अपना रंग नीले में परिवर्तित कर लिया, जितना भी पोर्शन उसका सोल्यूशन में डिप हुआ था, और नीला नीला ही रहा। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्षार है या क्षारीय प्रकृति का एक विलयन है, बेसिक जिसका नेचर होगा। तो ये हमने पढ़ लिया था। देन हमने टर्मरिक, हल्दी की बात की थी। तो हल्दी में हमने पढ़ा था कि हल्दी जो आपकी होती है वो उदासीन और अम्लीय विलयन के साथ,
क्या कहा गया, उदासीन और अम्लीय विलयन के साथ किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं दिखाती है। यानी हल्दी का जो नेचुरल येलो कलर है, प्राकृतिक रूप से जो पीला रंग है, वो पीला ही रहता है, चाहे आपने उसमें पानी डाल दिया है या फिर नींबू का रस डाल दिया है। पानी यानी उदासीन और नींबू का रस यानी कि आपका अम्लीय कोई विलयन आपने उसमें मिला दिया है, ठीक है। वहीं पर हल्दी में अगर कोई क्षारीय विलयन उसके संपर्क में आता है तो हल्दी का जो पीला रंग है वो गाढ़ा लाल या लाल भूरे रंग का हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप हल्दी में साबुन लगाएंगे या साबुन का घोल डालेंगे तो आप उसका कलर देखना, जो उसका पीला कलर था, पीला रंग था, वो लाल में या लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं चाइना रोज की, गुड़हल के फूल की। गुड़हल का फूल क्या होता है, उसकी पंखुड़ियां होती हैं लाल, उसको आप गर्म पानी में सोक कर लेते हो, ठीक है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, जब तक उसका वो लाल रंग जो है पंखुड़ियों का वो पानी में एक्सट्रैक्ट के रूप में ना मिल जाए आपको। जब वो एक्सट्रैक्ट आप निकाल लेंगे तो आप क्या करते हैं, फिर एक आपने दो सोल्यूशन दिए गए हैं आपको, दोनों में आपने क्या करना है, उस जो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है गुड़हल की पंखुड़ियों से, उसको दोनों सोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आप क्या देखते हैं, जिस सोल्यूशन का रंग गाढ़ा गुलाबी हो गया है या मजेंटा कलर हो गया है वो सोल्यूशन आपका अम्लीय होगा, और जिसका ग्रीन हो गया है वो आपका कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी चाइना रोज और गुड़हल के फूल का रंग परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है कि अगर चाइना रोज का आप एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो, किसी अम्लीय विलयन में डाल रहे हो, तो उसका रंग गाढ़ा गुलाबी या फिर मजेंटा हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप क्षारीय विलयन में उसको मिला रहे हैं तो उसका रंग गाढ़ा हरा या ग्रीन कलर जो भी है वो हो जाएगा। ये आपका सारे कैसे थे, कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कौन सा उसका नेचर है, ये आपको पता चल रहा है। ओके, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमने बात की थी। एसिड को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मिला दिया दोनों, समझ रहे हैं। अम्ल को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्षार को बहुत अच्छे से पढ़ा, अब दोनों को मिलाकर के देखेंगे कि क्या बन रहा है। दोनों को मिलाकर एक कोई लवण बनेगा और एक जल बनेगा, यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाएगी, ठीक है, क्या कहा गया, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाएगी तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, यही हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, या इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण वर्ड से ही आपको पता चल रहा है अम्ल और क्षार की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज थी और आपस में मिल करके दोनों उदासीन हो रहे हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये आपका कॉमन रिएक्शन हो गई, एक एसिड प्लस बेस आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे ही लिखा जाता है कि जैसे आपने के पास दो चीजें थी उनको आपने मिलाया,
एरो आपको बता रहा है कि एक प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, समझ रहे हैं। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। जैसे सपोज आपके पास, आपने कहा आपके पास बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, जिनसे आपको कुछ बनाना था। सपोज आपको खीर बनानी है जैसे कि, तो आपके पास दूध है, चावल है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, घी है, जो भी आपको उसमें ऐड करना है, तो आप वो इधर लिखेंगे, क्या क्या, दूध प्लस चावल प्लस चीनी प्लस ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपने उसमें ऐड किया है वो, तो प्लस प्लस करके आप दिखाते जाएंगे। देन आप एरो का साइन, कि आप एक प्रोसेस, एक रेसिपी के थ्रू गए और देन आपको क्या मिला प्रोडक्ट के रूप में लास्ट में, खीर, तो वो खीर आप यहाँ लिखेंगे। तो वैसे ही आपका होता है कि हमारे पास एसिड था, बेस था, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो प्लस के साइन से अलग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम उनको लिखते हैं जो आपके पास पहले होते हैं, अभिकारक इन्हें कहा जाता है। देन आपका प्रोसेस हुई, ठीक है, एक, देन आपको क्या मिला, सॉल्ट मिला, लवण मिला कोई, और साथ में क्या मिला, जल मिला। तो इसी प्रकार से आपके पास था NaOH, जिसको आपका क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि आपका एक क्या है बच्चे, क्षार है, ये आपका एक क्षार है। इसके साथ हमने क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाम से ही पता चल रहा है, HCl ये एक अम्ल है, और ये उत्पाद के रूप में आपको क्या दे रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण लवण भी इसको कहा जाता है, जो कि आपके घरों में जो टेबल सॉल्ट होता है या किचन में जो भी आप नमक यूज करते हैं ना, वो यही है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है आपका, जल बन रहा है। क्लियर है। तो ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे ही इसको लिखा जाता है, जैसे NaOH लिखेंगे उसके नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, HCl लिखेंगे उसके नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देंगे, NaCl लिखेंगे उसके नीचे सोडियम क्लोराइड, H2O के नीचे जल लिख देंगे, ओके। दूसरी आपकी अभिक्रिया है जहां पर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, लेकिन अभी HCl की जगह H2SO4 ले लिया है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे आपको सोडियम सल्फेट जो कि एक लवण है और साथ में जल मिलेगा, ठीक है। लवण का मतलब एक कोई लवण नहीं है, लवण कोई भी हो सकता है आपका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका सोडियम क्लोराइड लवण था, यहाँ पर सोडियम सल्फेट आपका लवण हो गया, ओके। तो इसको फिर से लिख लेंगे, ये आपका NaOH है, तो सोडियम, मैं लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लिख लेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है आपका, कॉस्टिक सोडा भी बच्चे इसको कहा जाता है, और ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर, H2SO4, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। देन आपका क्या बना, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बना है, और साथ में प्लस वाटर, जल, क्लियर है। तो H2SO4 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे H2SO4, ठीक है, Na2SO4 इस प्रकार लिखेंगे और H2O को इस प्रकार लिखेंगे। तो ये आपका थोड़ा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यहाँ पूरा 2 लिखा गया है ना, तो 2 यहाँ नीचे आएगा थोड़ा इस तरह से, ऐसे, क्लियर है। तो ये आपका पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कुछ भी नहीं है, एक अम्ल लिया एक क्षार लिया, दोनों की अभिक्रिया करा दी, लवण और जल बना, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, ये आपको देखो, आपके हो सकता है आपके बुक में ना हो, लेकिन जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम थोड़ा डीप में यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना भी जरूरी है, हायर क्लासेस के लिए भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगा ये टॉपिक। तो इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और पढ़ेंगे, ओके। चलिए, चलिए आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में।
जैसे न्यूट्रलाइजेशन का आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट अगर पूछ लिया गया कि सॉल्ट क्या है, जिसको आप क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, सामान्य भाषा में समझ लो तो नमक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नमक, ओके। तो नमक, सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है ना। सॉल्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बन रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपके प्रबल अम्ल होंगे और दुर्बल क्षार होंगे, ठीक है ना, तो जो बनने वाला आपका सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो ना, तो फिर उसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वो <7 हो जाएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू के बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं पता है, लेकिन पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, 0 to 14 स्केल होता है। वहां पर 7 आपका उदासीन का आता है मान, और 7 से कम अम्लीय का होता है, 7 से अधिक क्षारीय का होता है। क्या बोला मैंने, 0 to 14 एक स्केल होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। बीच में आपका क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच, बेसिकली जैसे आपका स्केल होता है ना, वैसे ही पीएच एक स्केल होगा, उसको विलियन में डालेंगे तो उसमें वैल्यू आएगा आपका। तो अगर 7 मान आया तो यानी उदासीन विलियन है, ठीक है। 7 से कम आया मान तो कैसा है, अम्लीय है, और 7 से ज्यादा आया मान तो क्या है, क्षारीय। देखो ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर यही है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे आप लिटमस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो लिटमस आपको इंडिकेट कर रहा था, बता रहा था कि कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा उदासीन है। ये पीएच स्केल भी हमें यही बताता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ, तो अम्ल चूंकि प्रबल हो गया है, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा, लवण होगा, उसकी प्रकृति अम्लीय, अम्लीय होगी तो पीएच का मान 7 से कम, ओके। देन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अब क्या हो गया, अब क्षार प्रबल हो गया, तो क्षार का मान 7 से अधिक, तो बनने वाला जो अब सॉल्ट होगा या लवण होगा वो कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और जब वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो उसका पीएच का मान 7 से अधिक होगा, विद पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक है। यानी अब 7 से अधिक आपका सॉल्ट का वैल्यू हो जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए ये तो हो गया लवण, ठीक है। लवण आपको व्हाइट मिलेगा। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, नमक देखा है आपने, नमक कैसा होता है, सफेद होता है, ऑर्डरलेस होता है, किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, सॉल्टी टेस्ट होता है, नमकीन उसका क्या होता है, स्वाद होता है। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, देखो नमक को पानी में डालते हो ना तो वो घुल जाता है पानी में, तो इसी प्रकार ज्यादातर जो सॉल्ट होंगे वो क्या हो जाते हैं, आपके जल में विलय हो जाते हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, इनकी बात कर रहे हैं। जैसे सोडियम का सॉल्ट कौन सा देखा, सोडियम क्लोराइड देखा, NaCl, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम का पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और भी अलग अलग प्रकार के आपके सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl, Na2CO3 की बात हो रही है। इसके अलावा बेकिंग सोडा पढ़ते हैं आप लोग, या कॉस्टिक सोडा की बात कर रहे हैं, तो ये सारे सॉल्ट्स में ही आते हैं आपके, ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली सॉल्ट्स के बारे में, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आ रहा था। देन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी उदासीनीकरण आपको अपनी दैनिक जो दिनचर्या है या हमारी प्रतिदिन की जो लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इनडाइजेशन, इनडाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। देन एंड बाइट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब चींटी काटती है। सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट में भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अभी क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, जो हमें उदासीनीकरण है वो प्रतिदिन की दिनचर्या है, जो हमारी जो लाइफ है प्रतिदिन की, वहां कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। उससे पहले ये लवण के बारे में 2-3 पॉइंट जो है इनको नोट कर लेंगे, देन आगे चलेंगे, ओके।
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन को अच्छे से समझा, सॉल्ट्स के बारे में जो कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा। होमवर्क में आपको क्या करके आना है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। देन आने वाले सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपका कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।